हमारा टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट। ओके, पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक कुछ रूल बनाना चाहती हूँ। जैसे आप अपनी क्लास में रूल बनाते हो वैसे मेरी क्लास में कुछ रूल है तो आपको फॉलो करते हैं। पहला रूल ये है कि मेरी क्लास में मैं ना का आंसर नहीं सुनती है। तो आपका आंसर कभी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो नो का आंसर आपकी डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे क्लियर करोगे, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपके जो साथ कलीग बैठे हैं वो भी सीखने ही बैठे हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही शायद ये भी होना समझ में, बेटर आप मुझसे। तीसरी चीज़, प्लीज़ ये मत सोचना कि यहाँ कोई भी आपको जज करने के लिए आया है, आप जज कर रहा है। ठीक है, तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन करेंगे। जो मेरी नॉलेज होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपकी जो भी नॉलेज होगी आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, दोनों में कम्युनिकेशन होगा तो आप भी बोर नहीं होंगे, आप भी सोओगे नहीं और मुझे भी मज़ा आएगा। व्यवस्थित रूप से कक्षा को चलाना। ओके, जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो बेसिकली हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि पहले हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ाएंगे क्लास में। ठीक है, फिर हम उसको इस वे में प्रेजेंट करेंगे। हम टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे एक्टिविटी करवाना, वीडियो दिखाना, चीज़ों को समझाना, पिक्चर्स दिखाना, होमवर्क देना। फिर हम उसको प्रैक्टिस, मतलब हमको इतने साल से इसकी प्रैक्टिस है। बट एग्जैक्टली जब क्लासरूम मैनेजमेंट की बात आती है तो हमारा सबसे पहला मोटिव होता है क्रिएटिव एंड पॉजिटिव लर्निंग, कि हमें क्रिएटिव और पॉजिटिव होना जरूरी है। मोटिवेट स्टूडेंट, मिनिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मोटिवेट करना भी जरूरी है। जैसे कि आप सब स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, राइट? तो आप जब स्कूल और कॉलेज गए हो, क्या आपको सारे टीचर्स के नाम याद है? आपके सारे टीचर्स के नाम याद है? नहीं, सारे टीचर्स प्री प्राइमरी से लेके सारे, एक भी टीचर का नाम आपको ऐसा नहीं है जो याद है, जिनसे हम पढ़े सबके बच्चों की भी होती है। तो मुझे पहले टीचर्स की बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन जो आप बच्चों से करते हो, डिसिप्लिन। ओके, और आपके हिसाब से बच्चों की पहली एक्सपेक्टेशन आपसे क्या होती है? हाँ, टीचर का अच्छा होना चाहिए। चलिए ये देखते हैं हम, ये एक्सपेक्टेशन है। सबसे पहली एक्सपेक्टेशन एक टीचर की और एक बच्चे की हमेशा सेम होती है। ये सिर्फ टीचर और बच्चे के लिए नहीं होती, ये हर किसी के लिए होती है। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके स्कूल में आ बैठे हैं, हमने इससे पहले भी स्कूल में ये चीज़ कही है कि अगर वो आप कोई आपने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, आपको ना सबके सामने डांट देनी, कैसी फीलिंग आएगी आपको? बुरा लगेगा। आज जब आपकी गलती फिर भी आपको बुरा लगेगा कि अकेले को बुला के जा सकता था सबके सामने, क्यों डाला? गलती है, एक्सेप्टेड, बट सबके सामने डाला। या जब हम बच्चे को सबके सामने डांटते हैं, पनिश करते हैं, हम ये चीज़ सोचते हैं कि बच्चे को बुरा लगता है, उसके आस पड़ोस में उसके दोस्त बैठे हैं, उसकी भी एक रिस्पेक्ट है उसके दोस्तों के बीच, जो एक टीचर जाके रूलिंग कर रहा है, खराब कर रहा है, राइट? हम डांटी देने के पहले या पनिशमेंट देने के पहले हम ये चीज़ नहीं सोचते। जब हम ये सोचेंगे तो बच्चा हमारे बारे में कैसे सोचेगा? सी बुक्स और ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ इस्तेमाल के लिए, आपने सिंपल सी बात का जवाब दे दो कि आपका बच्चा स्कूल क्यों आता है? बच्चा स्कूल क्यों आता है? पढ़ने के लिए। पढ़ाई में आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से टीचर रख के मैं मेरा बच्चा पढ़ा दूँ, मेरे बच्चे को मुझे स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ने आ रहा है फिर भी बच्चा स्कूल आ रहा है, क्यों? डिसिप्लिन सीखने आ रहा है, गुड थिंग। ये अपने लिए स्टैंड लेना बच्चा पहले से जानता है, बच्चे को किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे बच्चा आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, आप जब क्लास में पढ़ा रहे हो, कोई टीचर आपकी क्लास में आ जाए और आप उससे बातें करो और फिर बच्चा बातें करता है, हम क्या बोलते हैं, बस बातें ही करते रह जाओ, 2 मिनट काम की बात है।
जरूरी काम की बात कर रहे हो, बट आप बात कर रहे हो ना अपनी पढ़ाना छोड़कर, आप क्या कर रहे हो, आप बात कर रहे हो। बच्चे के लिए ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि आप काम की बात कर रहे हो, बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप बात कर रहे हो। जैसे आपकी बात इम्पोर्टेंट है, वैसे उस बच्चे के लिए अपने दोस्त को ये बताना इम्पोर्टेंट है कि कल मैं पिज्जा खाने गया था, उसकी बात, वो बात उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सोचेगा जब ये बात कर रहे हैं तो मैं भी मेरी बातें शेयर कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, आप डिस्टर्ब कर सकते हो, मैं भी डिस्टर्ब करूँ, फिर वो अकेला डांट क्यों खाया। हाँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग इट, पर जब हमारे से पर्सनैलिटी बन रही है, तो अगर बच्चा खराब चीज़ें कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसने हम में खराबी देखी है, जब भी वो खराबी कर रहा है। अगर हम हमारे पे कोई एक उंगली उठाता है तो हम उसको बोलते हैं उसकी तरफ तीन आ रही है, और हम उसकी जड़ तक चले जाते हैं कि कहाँ से दिक्कत है ना। लेकिन जब बच्चा मस्ती करता है, शरारत करता है, तो हम पिछली क्लास में पूछ लेते हैं कि आपकी क्लास में भी बच्चा मस्ती करता है। मतलब अगर 6th स्टैंडर्ड मस्ती कर रही है तो 5th स्टैंडर्ड की टीचर से पूछा जाता है आपकी क्लास में बच्चे ने मस्ती किया। अगर 5th स्टैंडर्ड की टीचर कहेगी हाँ, तो हम क्या मान लेते हैं, ये बच्चे शरारती हैं। पर क्या किसी ने 4th और 3rd की टीचर से भी पूछा? नहीं, हमने जड़ी नहीं मानी और बच्चों को शरारती बना दिया। तो बच्चे सोचते जब टैग दे दिया है तो लाओ हम पूरा करके ही देते हैं, शरारत करके ही दिखाते हैं, है ना। हम भी देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एक नेचर है कि अगर सामने वाला डांट देगा ना, अगर मैं भी आपको डांट फटकार दूँ और मेरा कोई काम है और मुझे वो 4 दिन बाद देना, लेकिन आपने आज किया हुआ है, आप आज भी दोगे मुझे गुस्से से, इसने मुझे डांटा, आप मुझे बताओ मैं 4 दिन बाद की देगा ना, आपको 5 दिन बाद दूँ, जबकि आपका काम कंप्लीट है। लेकिन हम वो चीज़ करते हैं तो बच्चे भी वो चीज़ सीख रहे हैं, कर रहे हैं। डिसिप्लिन, हम बच्चों से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करते हैं। वी फॉलो डिसिप्लिन, वी फॉलो डिसिप्लिन। बच्चों क्लास में बात करने वाली बात आती है, दैट इज डिसिप्लिन। अगर आपको टीचर से कोई ज़रूरी बात करनी है तो आपको क्या करना है, क्लास में कोई भी प्यून जो बाहर खड़ा है उनको खड़ा करो, आप बाहर जाओ, उनको बाहर खड़ा करके उनको बोलो 2 मिनट रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ। या तो अगर इतनी ज़रूरी बात नहीं है तो हम स्टाफ रूम में इसको डिस्कस करेंगे, बच्चों के सामने नहीं करती है। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन में, जब बच्चा पेपर देता है तो हम बोलते हैं बच्चा चीटिंग कर रहा है, बच्चे दूसरे को आंसर बता रहे हैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप डोर पे खड़े, आप डोर पे खड़े रह के सामने टीचर की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो। बच्चे को मौका किसने दिया? टीचर ने। टीचर ने मौका दे दिया, देन गलती बच्चे की नहीं है, मौका देने का काम किसने किया है? टीचर ने किया है। कभी भी बच्चों के सामने कोई बात नहीं करनी है, कोई को करता है, बच्चा देखता है, आपने एक्शंस फॉलो करता है। नो इंटरप्रिटेशन, टीचर ये जो नो इंटरप्रिटेशन वाली ये आपके बच्चे, तो बच्चे की कम्युनिकेशन रुक जाएगी, राइट। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आपकी बात के बीच में ना बोले, आपको डिस्टर्ब ना करे, तो जब बच्चा आंसर दे रहा है तो हमारा काम है कि हम बहुत पेशेंस रखें और उसकी बात को सुने। अगर आंसर गलत भी है तो आपको पेशेंस लेवल रखना है, आपको उसका आंसर सुनना है, उसको अप्रिशिएट करना है कि जो भी आंसर दिया एटलीस्ट ट्राई किया, क्योंकि हम प्रैक्टिस है, हमको आता है, बच्चे को नहीं आता। बच्चा 100 बार गलत बोलेगा, वो एक्सेप्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सीख रहा है, लर्न कर रहा है, तो वो गलत होगा। अगर गलत नहीं होगा मतलब सिर्फ रट्टा कर रहा है, समझ नहीं रहा, राइट। तो अगर गलत है तो हमारा काम है उसको समझाना, ना कि उसका गलत आंसर पे उसको रोकना कि तुम गलत हो बैठ जाओ, दूसरे बच्चे को नो। बच्चा सोचता है जब मेरा आंसर गलत होना ही है, मैं अगली बार से कोशिश नहीं करूँ, वो बच्चा चुप हो जाता है, बच्चा जवाब नहीं दे पाता, बच्चा सीख नहीं सकता। हमारी ड्यूटी है कि हम घर पे बच्चे का पूरा आंसर ध्यान से सुने। टीचर का मतलब है ना, टीचर का मेन मतलब ही होता है पेशेंस लेवल। जितना अच्छा आपका पेशेंस लेवल होगा उतने अच्छे आप टीचर का टैग ही आपको पेशेंस लेवल पर मिलता है।
जिसके पास पेशेंस लेवल नहीं है वो एक टीचर अच्छा टीचर या टीचर ही नहीं कहला सकता अगर आपका पेशेंस लेवल नहीं है। टीचर का मतलब ही पेशेंस लेवल है, आपके अंदर पेशेंस लेवल होना बहुत ज़रूरी है, तो बच्चा सब्र करना और पेशेंस लेवल रखना सीखेगा। बातों को सुनना सीखेगा। जब हम ही बातों को नहीं सुनना सीखेंगे तो बच्चा हमारी बातें नहीं सुनेगा। उसकी गलत आंसर पे भी उसको अप्रिशिएट करने की कोशिश किया तो बच्चा सोचेगा अगली बार मैं पूरा ध्यान से सुनूं और मैं जवाब दूँ, ताकि मुझे वेरी गुड का अप्रिसिएशन मिले कि बेटा तुमने सही आंसर दिया है। आस्क क्वेश्चन वन बाय वन, हर बच्चे से सवाल करो, जो नहीं जवाब दे रहा उससे पूछने की कोशिश करो कि क्या दिक्कत है, क्यों जवाब नहीं देता। अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि फेवरेटिज्म चलता है क्लास में, जैसे इन्हीं दो बच्चों को उठाया जा रहा है, तो बेटर है आप गेम खेल लो, टर्न हो जाओ, बॉल लो, थ्रो करो, जिसके पास बॉल जाएगा उसको आंसर देना जरूरी है। तो वो इक्वालिटी लगेगी, पार्शियलिटी नहीं लगेगी कि स्पेसिफिक बच्चों को ही उठाया जाता है। कंप्लीट वर्क ऑन टाइम, ओके। कंप्लीट वर्क ऑन टाइम में एवरीवन जब हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे टाइम पर काम पूरा करके दें, क्या हम अपना काम पूरा टाइम पर करते हैं? तो बच्चा भी कोशिश करता है ना? फिर बच्चा भी क्या करता है? कोशिश करता है। जब कंप्लीट वर्क ऑन टाइम की बात आती है तो इसमें आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल मैं आज आई हूँ, मैंने आज आपको होमवर्क दिया, ठीक है, आपने अपने 2 बजे तक बैठ के होमवर्क कंप्लीट कर लिया। कल मैं आऊँ और मैं बोलूँ चलो मेरे पास टाइम नहीं है, पहले हम मेरा काम करेंगे, होमवर्क बाद में शेयर होगा। फिर मैंने होमवर्क दे दिया, आप सोचोगे चलो पहला दिन क्लास, ठीक है, आपने फिर से होमवर्क कर दिया, आपको 2 बजे तक बैठ के आपने होमवर्क किया, ठीक है। तीसरे दिन अगर मैं सेम चीज़ करूँ और होमवर्क दूँ, आप काम करोगे? हाँ, नहीं करोगे। क्या करोगे? चेक ही क्यों होता? देखा, बच्चों का आंसर तो आपने दे दिया, बच्चे का आंसर किसने दे दिया? आपने ही दिया ना मुझे। चेक ही नहीं होता। अब बेचारे बच्चे की नसीब मेरा मेरा वो बच्चा, आप बुक खोलते हो, लाओ बुक चेक होगी, बच्चा फिर क्या बोलता है? टीचर मैंने किया था, टीचर मैं बीमार था, टीचर मेरे घर में दावत थी, टीचर मेरे घर में पूजा थी, हम घूमने गए थे, सब बहाने दे दिए। बहाना देना उसने कहाँ से सीखा? टीचर से सीखा। कि टीचर अगले दिन आके कह रहा है कि कल चेक करूँगी, कल चेक करूँगी, है ना, पोर्शन कंप्लीट। और 4 दिन पहले जो चेक करना था वो 4 दिन बाद तो चेक किया ही ना आपने, वही 4 दिन पहले चेक कर लेते हैं। बच्चे को प्रॉमिस फुलफिल होता है। यही कंप्लेंट जाती है ना क्लास की, के एक टीचर जाता है बोलता है कि क्लास मेरा काम कभी कंप्लीट नहीं करती, दूसरा टीचर करता है और प्रिंसिपल उनसे पूछता है कि आपकी बुक कंप्लीट है, और टीचर बोल रहा है हाँ मेरी तो कंप्लीट होती है। तो आप क्या सोचते हो? फेवरेटिज्म है, बच्चों को पसंद है। ऐसा नहीं है। वो टीचर जिसकी बुक कंप्लीट है, वो टीचर ने अपना प्रॉमिस क्या किया? पूरा किया, कंप्लीट किया ऑन टाइम के। कल मैं बुक चेक करूँगी, तो उस टीचर ने बुक चेक की, जिससे बच्चे के दिमाग में डर बैठ गया कि अगर बुक कंप्लीट नहीं होगी तो कल जिनको जैसे पनिशमेंट मिली है वैसी पनिशमेंट फिर मिलने के चांसेस है। फिर वो चाहे वो टीचर 2 ही बुक चेक करे, लेकिन उसने प्रॉमिस किया तो पूरा कर रहा है। बुक भी रोल नंबर वाइज नहीं चेक करनी है, बीच में से उठा के चेक करोगे तो बच्चे बुक कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट जो आप बोल रहे हो उस चीज़ पे वर्क करो। आप बोल रहे हो कल मैं आपको बाहर ले जाकर पढ़ाऊँ, तो आपको बच्चे को बाहर ले जाना है। अगर बारिश हो रही है तो आप उसको समझा सकते हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन अगर आप बोल कर नहीं ले जा रहे हो देन आपने प्रॉमिस तोड़ दिया। बच्चा आप पे भरोसा नहीं करेगा, बच्चे ने वहाँ से बहानेबाजी सीखी, राइट। तो हमें अपना काम टाइम पे करना है, तो ही हमारा बच्चा अपना काम टाइम पर करके कंप्लीट देगा। देयर इज नो फेवरेटिज्म।
बस डिफरेंस ये है कि वो टीचर अपना प्रॉमिस ऑन टाइम कर रहा है, दूसरा टीचर अपना प्रॉमिस ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर रहा। जब बच्चे इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, सेम एक्सपेक्टेशन जो हमने रखी है, ये एक्सपेक्टेशन को हम अगर ऐसे फुलफिल करें तो ये जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो खुद से हो जाती है। इंटरेस्टिंग सेशन जो आपको कहा गया है, विषय दिखाओ, एक्टिविटी लो, तो उसका रीज़न यही है जैसे कि आप सब अलग अलग हो, वो अगर मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ सबको बोलो कल से यही तरीके से पढ़ाना है, आपके लिए पॉसिबल है? नहीं ना। सबका अपना अपना ये है, सबकी अपनी अपनी सोच है, वैसे हर बच्चा एक जैसा नहीं है, सब बच्चे एक तरीके से चीजें नहीं सीख सकते, हर किसी की लर्निंग पैटर्न अलग है, राइट। इसीलिए इंटरेस्टिंग सेशन बनाना जरूरी है। अगर 40 मिनट अभी मैं पूरा बोलते रहूँगी तो आप सो जाओगे, इसके बाद अगर मैं कोई एक्टिविटीज नहीं करूँ उसी तरीके से वो बच्चे भी है। आपकी क्षमता अगर 17 मिनट है सुनने की तो बड़े बच्चों की सिर्फ 12 और छोटे बच्चों की सिर्फ 7 और उससे छोटे बच्चों की सिर्फ 2 मिनट। तो आप सोचो, आप तो अलग अलग क्लास में पूरा दिन जाते हो, वो बच्चे एक ही जगह इसी बेंच पे बैठा है, वो कितना परेशान है। आप तो उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपकी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है, आप एक क्लास से वो क्लास वो क्लास वो क्लास घूम रहे हो, वो बच्चा पूरा दिन में ही बैठा है, इसी जगह पे बैठा है, उसकी कंडीशन कितनी खराब है। हम कभी बच्चे की कंडीशन साइड देखना नहीं चाहते क्योंकि एज अ टीचर वी थिंक वी आर परफेक्ट। Nobody is perfect in this world. No one, not even me. कोई परफेक्ट नहीं होता, हर जगह अपनी अपनी सबकी अलग अलग दिक्कतें होती हैं। इसी तरीके से उस बच्चे की भी है जिसको समझना किसका काम है, हमारा बच्चा इसीलिए आ रहा है जो एनईपी के अकॉर्डिंग पूर्ण विकास का है 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट। उसका मतलब ये है कि आप पहले के टीचर्स की तरह ये नहीं बोल सकते हो कि आपका बच्चा कमजोर है, आपका बच्चा फेल ही होगा, नहीं बोल सकते हो आप ऐसा। कोई इंसान अगर घर में एक जगह रह रहा है जहाँ उसको कोई काम नहीं करना पड़ता, उसको खाना बनाना नहीं आता, अगर वो बाहर जाएगा एक बार बनाएगा खराब बनेगा, 2 बार बनाएगा खराब बनेगा। जैसे मैगी ले लो, पहली बार पानी ज़्यादा होगा, दूसरी बार पानी कम डाल दिया जल गई, तीसरी बार उसको समझ आ गया कि इतना पानी नहीं डालना, इतना नहीं डालना, इसके बीच में डालना, उसकी मैगी बन गई। आ गया ना उसको खाना बनाना, सीखने पे आ जाता है। यही एनईपी कहता है कि आपको पेशेंस लेवल रखकर सिखाना है। कोई बच्चा जल्दी सीखेगा, कोई बच्चा बहुत स्लो सीखेगा, कोई बच्चा बीच में से थोड़ा सीख रहा थोड़ा नहीं सीखना, ऐसा होगा, राइट। हर उंगली सेम नहीं है, जैसे हर बच्चा सेम नहीं है। लाफ्टर मतलब ये नहीं कि बच्चा हंसे, आपको अच्छा खुश रहना। अगर मैं आपकी ऐसी होती आपको डॉक्टर आज का टॉपिक क्लासरूम मैनेजमेंट है, अगर हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात करें, आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं, फिर सबने मुँह बना देता, कोई फाइन नहीं कर पाना, है ना, सच बताना, सब मुँह बना देना। तो यही चीज़ है, अगर आप हंसता हुआ फेस नहीं लेके जाओगे ना तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चा सोचेगा कि ये तो बहुत ऐसी शक्ल बना के आता है। हाँ, बच्चा यही सोचता है, हम भी सोचते हैं ऐसा, ऐसा चली जाएगी शक्ल ऐसी बना, हर किसी का दिमाग है। अगर आप हंसते हुए जाओगे तो बच्चों को लगेगा नहीं अभी मेरा इंग्लिश का लेक्चर है, मुझे कुछ बैठा है, टीचर बहुत अच्छी, मेरा साइंस का लेक्चर है टीचर, तो आपका ऑरा होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ आपका ऑरा होना जरूरी है। जैसे हर बार मैं बोल देती हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मेरे लिए मैथ्स इज लाइक वर्ड बॉल। क्यों? क्योंकि मैं जिस तरीके से सीखती हूँ शायद उसी वजह से मुझे चीज़ें नहीं समझ आती, मेरे टीचर्स ने मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं दिलाया, राइट। दैट इज अ डिफरेंस। उसी जगह पर मुझे कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश बोले, मेरे वो टीचर्स ने मुझे सिखाया है उस तरीके से, तो मुझे वो समझना आती है। दैट इज अ डिफरेंस। नो पब्लिक स्कूलिंग, जैसे मैंने रिस्पेक्ट की चीज़ भी कहा कि आपको सबके सामने डांटनी नहीं देनी है, पनिशमेंट नहीं देनी है, क्योंकि उनकी भी अपने फ्रेंड्स के बीच में इज्जत होती है। जैसे बड़ी क्लासेस में जब आप आंसर डिक्लेयर करते हो तो आपने नोटिस किया होगा तो बच्चा नहीं लिखता, आप क्या करते हो, जाते हो और ऐसे करते हो, हाँ बस
यही करते हैं जो बच्चा नहीं लिख रहा करते हैं। बट किसी ने ये चीज़ नोटिस की कि बच्चे ने पेपर में लिखना शुरू किया था या नहीं, किसी ने उसकी बुक में छापा है, सिर्फ उसको डांट दिया। 2 बार 3 बार सुनने में बच्चा बोलता है भाई डांट ही खाने दो, थप्पड़ खाने में बुक बंद करूँ, सुनना ही है ना, अब तो बुक बंद कर जा खोल नहीं आदत हो गई है, आपने ही आदत लगाई है उसको कि भाई नहीं देखना, कर लो, रोज आके तुम चीज़ें करके जाओगे, उससे बेटर हम इतनी मेहनत कष्ट में तुम अपना बुक खोलूँ, पेन खोलूँ और बुक में पेन रखूँ, उससे बेटर है मैं ऐसे ही बैठूँ। हाँ बोल दो, ये सीख लिया उसने, अडॉप्ट कर लिया कि डांटी पड़ेगी ही। हमने ये नोटिस किया शायद आपकी स्पीड उस बच्चे के लिए क्या है, फास्ट है, दूसरे बच्चों की तरह वो फास्ट लर्नर नहीं है, उसकी लिसनिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, राइट। हर बच्चा लिसनिंग स्किल्स के जरिए नहीं लिख सकता, आपको उसकी स्पीड के हिसाब से भी जाना जरूरी है। टीचर्स बोलते हैं 40 बच्चे हैं, इसमें 10 बच्चे अगर स्लो लर्नर है तो हमको 30 बच्चों को रोकना पड़ता है, ठीक है, वो रुकेंगे, वो अपना करेक्शन करेंगे, जो आप बोल रहे हो रिपीट कर रहे हो वो अपना करेक्शन कर सकते हो। बट आप ये नहीं बोल सकते कि वो 30 बच्चों के या 10 बच्चों को नुकसान करोगे, वो भी उतने ही इक्वल है जितने वो 30 बच्चे हैं, वो भी उतनी ही फीस पे कर रहे हैं, उतना ही इक्वल पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं, राइट। पहले उसके पेपर में झाँकना ज़रूरी है, अगर बच्चा कहीं रुक गया तो आप वहाँ खड़े रहो, आप उसके पेपर में देखो कहाँ रुक गया, आप उस चीज़ को वहाँ से 2 बार और रिपीट करो ताकि उसका भी कंटिन्यू हो जाए, और जो बच्चे बीच के वर्ड खा जाते हैं उनको भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ये वर्ड मिसिंग है, वो भी अपनी करेक्शन करें। रिवॉर्ड्स बच्चों के साथ मिलजुल कर उनको शाबाशी देना ज़रूरी है, उनको समझाते हुए भी अच्छे से वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड वर्क, बट इसको और अच्छा किया जा सकता है, यदि गलत है तो उसको कैसे समझाना है, उस तरीके से आप इजीली बच्चों के साथ टैकल कर सकते हो। और जब अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग समझ सोच है, तो उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो आप 40 मिनट डिवाइड करते हो कुछ वीडियो, कुछ एक्टिविटी, कुछ पढ़कर रीड कर कर, तो उसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं, विच इज बैक मॉडल, विजुअल, ऑडिटोरियल एंड टाइम एस्टिमेट, ठीक है। हाँ आप तीनों आ जाओ, जैसे यहाँ लाइन वो सही थी। मैम जो है लास्ट में मैं उनको एक एक्शन कर दिखाऊंगी, आपको एक्शन मैम को कर दिखाना, आप मैम को आप सबके सामने नोट ऐसी आगे, ठीक है, आप उनको ध्यान देंगे और रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ आप उनको कर देगा। आप सबके सामने लगेगा, इज दिस वाज द एक्शन, ये एक्शन था, मेरा एक्शन क्या था, फर्स्ट हैंडल, सेकंड हैंडल, हिट और अप्लाई, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, आटा गूंदने लग गया, है ना, चेंज हो गई वो चीज़। तो सबने अपने अपने तरीके से उसकी विजुअलाइजेशन ले ली, यस, है ना। आप तीनों आ जाओ सर, आप तीनों आ जाओ, ऐसी लाइन से खड़े हो जाओ। ढंग से करना। सर के टाइम में मैं कुछ चाइनीज इस पर खेला, सबने खाना उसकी खेली है सबने, ठीक है, मैं आपके टाइम में कुछ बोलूँगी, आपको ध्यान से सुनना, रिपीट नहीं होगा, वही आप इनके कान में बोलोगे, आप इनके कान में बोलोगे और आप सबके सामने बोलोगे, ठीक है, ध्यान से सुनो। जो भी आपने सुना है, जोर से बोलना, कान में बोलना नहीं, यही तो गेम है सर, एक ही बार बोलो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता आपके लिए चांस, आप लास्ट पर्सन हो, इसके लिए आपको चांस मिल गया।
मैडम में आएंगे। मैडम को बहुत लंबी इंग्लिश है, वो मेरे को याद नहीं। मैंने कहा था कि आई एम हियर टू टीच यू योगा। इट्स अ वेरी गुड डे एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। वो यहाँ आते आते खत्म। खत्म हो गया है ना। थैंक यू। तो इसमें मेरी क्या गलती थी यहाँ बताओ। एज अ टीचर मेरी क्या गलती? रिपीटेशन नहीं था, एक ही बार बोला मैंने, एक ही बार एक्शन था। यस, जब बोलने की बात आई तो मेरी वॉल्यूम क्या थी? यस, और मैं बहुत स्पीड अप गई, इसीलिए समझ में नहीं आया। तो आपका रिपीटेटिव होना जरूरी है, आपका लाउड होना जरूरी है और आपका क्लियर होना जरूरी है, ताकि हर बच्चे के समझ में आए। आपकी रिपीटेशन बहुत मैटर करती है, आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, आपकी वॉल्यूम मैटर करती है कि आपकी वॉल्यूम टीचर तक सुनाई दे रही है या नहीं। बच्चे की गलती नहीं होती कि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, गलती टीचर की होती है कि आवाज़ ही नहीं निकलती टीचर की। आपका लाउड होना जरूरी है, ठीक है। टाइम एस्थेटिक, आपको जो वाइट पेपर दिया गया है उस पर एक एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी के रूल सुनिए। पहला रूल, कोई पेंसिल यूज नहीं होगी, ठीक है। पेंसिल यूज नहीं होगी, पेन का इस्तेमाल होगा। दूसरा रूल, एक ही साइड यूज होगी, पिछली साइड यूज नहीं कर सकते। आपको सिर्फ एक साइड यूज करने की परमिशन है, दूसरी साइड यूज करने की परमिशन नहीं है। ओनली यूज ऑफ वन साइड। तीसरा इंस्ट्रक्शन, कि मैं जो ड्रॉ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दूंगी कैसे ड्रॉ करना है, तो वो मैं एक ही बात को 4 बार रिपीट करूंगी। तो ड्रॉ एक ही बार करना है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, बार रिपीट कर रही हूँ। 5वीं चीज जो हर टीचर अपनी क्लास में करता है, अपना अपना करोगे, काका झाकी नहीं है, ठीक है। काका झाकी नहीं करनी, आजू बाजू में बैठे हुए लोग स्पेशली काका झाकी नहीं करनी। या तो एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, आप आ जाओ इधर। एक और एक पेपर है सर आपके पास, ब्लैंक पेपर, तो सर को दे दो। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, मैं वीडियो बना लूँगा। ले लो आप। सबको करना है, आपको भी करना है, सब करेंगे। हाँ, लीजिए, सबको करना है। हाँ, तो मेरे को एक, मेरे को दे दो। सर को देना है, लो, ये ले लो। ठीक है। आप आगे आ जाओ। मैम आप एक दूसरे का देखने की बात, ठीक है। यहाँ हमारा काका झाकी नहीं है। Should I start? Draw a big circle. 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 Draw a big triangle below the 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 big circle. Okay? Draw a big triangle below the big circle. Triangle बनाना है, ठीक है। Draw 2 small triangle inside the big triangle. 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 Draw 2 small triangle above the big circle. Draw 2 small triangle above the big circle. Draw 2 small triangle
circle inside the big circle. Draw 2 small circle inside the big circle. Draw 2 small circle inside the big circle. Draw 1 semicircle inside the big circle. Draw 1 semicircle inside the big circle. Draw 1 semicircle inside the big circle. Draw 3 sleeping lines on the right hand side of the semicircle. Draw 3 sleeping lines on the right hand side of the semicircle. Draw 3 sleeping lines on the right hand side of the semicircle. Draw 3 sleeping lines on the left hand side of the semicircle. Draw 3 sleeping lines on the left hand side of the semicircle. Draw 1 small triangle on the right hand side of the big triangle. Draw 1 small triangle on the right hand side of the big triangle. Done? कितना की बिल्ली बनी? कितना की कैट बनी? Very good. See teachers, this was for you. अगर मैं ये कैट बोर्ड पे बना देती ना, तो सब मुझे यही बोलते हैं कि it was very easy. ये तो प्री प्राइमरी के बच्चों का काम है, राइट? अगर मैं सर्कल ट्रायंगल पहले ही बोर्ड पे बनाती, पर जब मैंने आपको ये चीज़ कही, ड्रॉ करना इज डिफिकल्ट विद द इंस्ट्रक्शन, बिकॉज आपका ईयर, आपकी आई, आपका ब्रेन और आपका हैंड कोऑर्डिनेशन नोटिस होता है कि आप तीनों चीज़ें ब्रेन के साथ कितनी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ये एक्टिविटी छोटे बच्चों के लिए अगर आप करवा रहे हो, जैसे फर्स्ट टू फोर्थ के बीच में, तो ये उनसे रिविजन केस में जो ट्रायंगल शेप्स या वर्ब्स है, उसके लिए ये एक्टिविटी करवा सकते हो। जो 6, 7, 8 के बड़े बच्चे हैं, कभी कभार उनको भी फन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बोर हो जाते हैं चीज़ों से, तो उनको भी ऐसा फील होता है कि कभी कभार हमें भी बच्चों की तरह ट्रीट करना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये एक्टिविटी करवा के जो आपके फॉर्मूला होते हैं, जैसे लेंथ का फॉर्मूला है, ब्रेथ का फॉर्मूला है, तो वो कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि वो 5th से स्टार्ट होता है, राइट? वो बढ़ते 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 10th तक उसका आगे के और लेटर्स बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपको पिछली क्लास के हिसाब से उनसे फॉर्मूला जानना है, तो आप उनको बोलो उसकी लेंथ निकालें। सबका लेंथ अलग अलग आएगी, पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे को फॉर्मूला याद है या नहीं। फन भी हो गया, एक्टिविटी भी हो गई, आपका काम भी हो गया। टीचर्स, एक्टिविटी करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको 100 चीज़ों का काम करना जरूरी है। बच्चों से कलर मंगाओ, बच्चों से पेपर मंगाओ, सीजर मंगाओ, नहीं, हर बार एक्टिविटी के लिए जरूरी नहीं है। पेन और पेपर से भी एक्टिविटी हो सकती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू डू टू मेनी थिंग्स। जो हम वीडियोस देखते हैं, आपने नोटिस किया होगा, वो मोस्टली अमेरिकन वीडियोस होती है, विच इज़ नॉट मैच टू द इंडियन स्टडी। तो इंडियन स्टडी के हिसाब से ही हमको सोचना ज़रूरी है। क्या वो एक्टिविटीज़ हर बार हमारी क्लास में पॉसिबिलिटी नहीं है। उनका पढ़ाई का तरीका और हमारी क्लासों का तरीका बहुत अलग होता है, राइट? आपको एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, आप ग्रुप बना लो। आप 40 टीचर हो, हर एक टीचर से भी अगर ये एक्टिविटी आए, 40 एक्टिविटी आ जाती है टीचर से, सब एक दूसरे से शेयर कर लो। एक 6 में करा दें, 5th में करा दें, 4th में करा दें, अपने अपने हिसाब से उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके 40 एक्टिविटी आपको यहीं से मिल जाती है। आपको यूट्यूब से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ओके? इसके बाद स्टूडेंट और टीचर एक्टिविटी बेस्ड बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर की पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि ओके कुछ नया सीखेंगे और उससे एक्चुअल चीज़ें समझ आती है। बच्चों को आजकल एक एक्चुअल एक्सपीरियंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो टीचिंग एड बनाने का भी रीज़न है, टीचिंग एड डजंट मीन कि कोई कार्ड चार्ट करके ही बनाओ, इट कैन बी अ नॉर्मल क्लास
तो बिल्डिंग एक पॉजिटिव बिल्डिंग हो जाती है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन। ओके, अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। आई गिव यू 2 मिनट्स, 2 मिनट दिए जाएंगे आपको, ठीक है। ये पेपर पे पूरा यूज नहीं करना, पीछे की साइड यूज होगी वापस, तो पूरा पेपर खराब नहीं करना है, ठीक है। बैक साइड में करना भी नहीं, बैक साइड को कुछ और ड्रॉ करना है। आप इंजीनियर लोग लिख लो, आपका बहुत स्पेस है, ठीक है। 2 मिनट है, 2 मिनट में आपको लिखना है 3 झूठ अपने बारे में और 3 सच अपने बारे में। योर टाइम स्टार्ट नाउ। क्या? ये बोलना मैडम। 3 झूठ अपने बारे में और 3 सच अपने बारे में। टाइम स्टार्ट नाउ। जैसे पहली एक्टिविटी में आपको रूल बताए गए थे, इसमें मैंने कुछ नहीं कहा, तो समझ में आया ही नहीं, तो पूछा क्यों नहीं आप लोगों ने? हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना वाई, एक तो जरूरी भी है और एक तो समझना भी जरूरी है। देखो कौन ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग थक जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, है ना। इससे बच्चा बार-बार पूछता है क्या करना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है। हम क्या करते हैं, ताकि ये बच्चे की एनर्जी नहीं है, बच्चा को अभी भी समझ नहीं आया, आपका क्या हो गया, फिर से बच्चा सेम क्वेश्चन करेगा, फिर से आप डांटी दोगे, एनर्जी भी वेस्ट हुई है और बच्चे के समझ में नहीं आ रहा। बेटर जब बच्चा 4 बार ये सवाल कर चुका है तो आपको वहाँ खड़े होना है, शांति से सोचना है मैंने क्या बोला। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों से इनडायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन करो कि मैंने क्या बोला, समझ में आया, बोल के बताओ। अगर आपको नहीं याद हो, ठीक है, बच्चा बोल के बताएगा, आप उस चीज़ को सोचो कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन दी और कहाँ कमी रह गई कि बच्चे के समझ में नहीं आ रहा। डांट कर फटकार के आपकी एनर्जी खराब हो रही है, बच्चे का कुछ नहीं जा रहा, समझ में आप डांटोगे फिर भी बच्चे के समझ में नहीं आएगा। उससे बेटर है डांटने के बजाय समझो कि कहाँ मिस्टेक हो गई, कहाँ कमी रह गई, उस चीज़ को करेक्शन करो। वाई इज इम्पोर्टेंट, आपका भी वाई का सवाल करना इम्पोर्टेंट है ताकि आपको समझ में आए कि बच्चे ने आपसे कितना सीखा। हर बार जो कहा जाता है कि सवाल करो सवाल करो सवाल करो, क्यों? ताकि 2 वे कम्युनिकेशन हो जाए। अगर सिर्फ 40 मिनट आप बोलते रह जाओगे, बच्चे को बोर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं। अगर बच्चे को पहले से ही कुछ टॉपिक जैसे ABCD, आपने ABCD सिखा चुके, आपको E सिखाना है, हाँ, लेकिन मैं फिर से A से स्टार्ट करूँगी, क्या बच्चा सुनेगा? E तक आने तक वो अपनी दुनिया में घूम E समझ ही नहीं आया उसको। बट अगर पहले आप उससे ये पूछो A लिखकर व्हाट इज दिस, A, B लिखकर पूछो C लिखकर पूछो C, D लिखकर, तो बच्चा कम्युनिकेट कर रहा है, आपको पता चल गया कि हाँ बच्चे को D तक आता है, तभी मैं E पर जा सकती हूँ। नेचर पढ़ा रहे हो आप, बच्चे से सवाल करते हो यू नो व्हाट इज नेचर, बच्चा फिर बोलेगा पेड़ पौधे पक्षी प्राणी जो भी है, फिर आप उसको नॉन लिविंग और लिविंग बता दो। अगर पहले ही मैं उसको बताने लगता हूँ ये पेड़ है, ये जानवर है, ये परिंदा है, बच्चे को पता है, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, बच्चा बोलेगा सेम चीज़ पढ़ा दे तो मुझे आती है। इसीलिए 2 वे कम्युनिकेशन के लिए आपको ताकि इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको कहाँ से शुरू करना है, ना कि आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा चीज़ों पे वेस्ट हो। आप एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करते हो, प्लीज स्टॉप दैट बिकॉज एक्स्ट्रा नॉलेज इज हानिकारक फॉर द स्टूडेंट। बच्चा अगर एक्स्ट्रा नॉलेज अच्छी है वो ग्रैब करेगा, जो आप सिखाना चाहते थे वो नहीं ग्रैब करेगा, बच्चा पेपर में सोचेगा जो सिखाया था वो तो आया ही नहीं, जबकि आपने वो सिखाया नहीं था, इट वाज जस्ट गिविंग एन
इन्फॉर्मेशन। यू हैव टू स्टिक टू द टॉपिक। आप जितनी जनरल नॉलेज सिखा रहे हो उसके टॉपिक से ही इतनी ही रिलेट करनी चाहिए जितना बच्चे को आना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा नहीं सिखाना है, क्योंकि अगली क्लास में वो बच्चा ऑलरेडी आगे की चीज़ सीखेगा अपनी लाइफ में वो चीज़। तो वाई, हाउ, व्हाट, क्वेश्चनिंग भी ज़रूरी है। टीचर्स 40 मिनट में जो आपका वीडियो लेक्चर एक्टिविटी और ये क्वेश्चनिंग वाली चीज़ें इसीलिए की गई है ताकि आपकी भी एनर्जी, आप उसको पॉजिटिवली लोगे तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है, सेव हो रही है। हर लेक्चर में अगर 10 मिनट सेव होगी, 1 घंटा भी सेव हो गया, वो एनर्जी आप अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। आज जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है घर पे जाकर ऐसा होता है प्लीज़ कोई बात नहीं, जब वो 1 घंटा एनर्जी सेव होगी तो एटलीस्ट 1 घंटा तो घर वालों को सुनने की क्षमता हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए टू वे कम्युनिकेशन ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि आपकी एनर्जी कहाँ आपको सेव करनी है। द एक्टिविटी वॉज कि आपको 3 झूठ और 3 सच लिखने अपने बारे में बिना टाइटल लिए, ताकि जब आप कोई चीज़ बोलो कि आपने झूठ लिखा है या सच लिखा, आप जब पूरे 6 सेंटेंस रीड करो तो आपके कलीग्स बताएं कि आप सच्चे हो, सच बोल रहे हो या झूठ है आपके बारे में। ताकि इस गेम से जब आप क्लासरूम में ऐसी कोई चीज़ करवाते हो, सही चीज़ होती है कि बच्चा, आपको पता चलता है कि बच्चा दूसरों के साथ कितना सोशलाइज है, बच्चा कितना लोगों में घुलता करता है, बच्चा लोगों से बात भी करता है या नहीं, कितने लोग उसको जानते हैं, नहीं जानते तो क्यों नहीं जानते, कहाँ लैक कर रहा है बच्चा, ये चीज़ें समझ आती हैं। बच्चे की इन चीज़ों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे बढ़ें। अब जब इतना कुछ सिखा गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू NEP आपको फॉलो कर लो। मैंने जैसे कहा आपसे किताबी नॉलेज नहीं देगा, उनकी स्किल्स को डेवलप करें। उसको NEP ने क्या कहा है, 21st सेंचुरी स्किल्स। क्या कहा है, 21st सेंचुरी स्किल्स। अब ये 21st सेंचुरी स्किल्स क्या है, 3 हिस्सों में डिवाइड की है, लर्निंग स्किल्स, लिटरेरी स्किल्स और लाइफ स्किल्स। ये 3 चीज़ों को आप क्या करते हो, बच्चे के अंदर डेवलप करते हो। आपने गड़े में गड़ा बनाने वाले को देखा, पॉटरी करने वाले जो उसके पास क्ले होता है, फिर वो पॉट बनाता है, मोल्ड करता है, फिर वो सूख जाता है। तो उसी तरीके से एक प्राइमरी में बच्चा आपके पास क्ले आता है, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो, मोल्ड कर रहे हो। जैसे गड़े को मोल्ड करने का पीरियड ऑफ टाइम होता है, अगर आपने उतने टाइम में उसको सीधा नहीं किया तो वो खुद से सूख जाएगा, आप कितनी भी कोशिश करोगे तो वो फिर मोल्ड नहीं हो पाएगा, राइट। उसी तरीके से बच्चा जो है, जब 8 स्टैंडर्ड तक आ गया कि 8 स्टैंडर्ड तक फोकस करना है, फोकस करना है, फोकस करना है, यही रीज़न है कि सिर्फ 8 स्टैंडर्ड तक जब तक बच्चा 13 साल का नहीं हो जाता, आप जब तक ही उसके साथ फोर्स करके उसको कोई और सांचे में ढाल सकते हो, उसके बाद आप उसको फोर्स करोगे तो वो ज़्यादा वो वर्ड नहीं मोल्ड होगा। आप एक स्टैंडर्ड से समझा सकते हो, ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको स्विमिंग सीखनी है, अगर मैं ज़बरदस्ती करूँ कि आप स्विमिंग सीख सकते हो, मैं आपको पानी में भी लगे आपको नहीं सीखना, क्या आप सीखोगे, नहीं। उसी तरीके से 8 स्टैंडर्ड के बाद बच्चे के अंदर उतनी मेच्योरिटी, सही गलत हाँ ना किया जाती है कि आप उसके साथ ज़बरदस्त नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ समझा सकते हो। 8 स्टैंडर्ड के पहले आप उसको चीज़ों को ढालना सिखा सकते हो, क्योंकि वो नीली चीज़ उसको मोल्ड कर सकते हो। इट्स योर ड्यूटी कि आप उसको किस तरीके से मोल्ड करते हो, वही प्रेजेंटेशन आपको 8, 9, 10 के बच्चों को मिलती है। जिस तरीके से 8 स्टैंडर्ड तक टीचर उसको मोल्ड करके देगा, वही पॉट आपको 8, 9, 10 के टीचर्स को मिलेगा। अच्छा बुरा दैट इज देयर, फिर उनको वो मोल्ड को क्या करना है, संभालना है, और अगर उसमें कोई कमी है तो उसको छुपाने के लिए उसको कोई और तरीका, जैसे पेंट कर दो, उसको कुछ और लगा दो, करते हैं। जब वो चीज़ खराब हो जाती है उसको पेंट कर दिया जाता है या कुछ और स्टिक कर दिया जाता है, फिर 8, 9, 10 का टीचर सिर्फ यही कर सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फिर इन 3 स्किल्स को और अच्छे से एलैबोरेट करने के लिए 4C आएंगे और फिल्म्स को बताया गया है। नाउ व्हाट इज 4C, किसी को पता है 4C क्या है? हाँ,
जहाँ पे आप बच्चे को कोई टास्क दे रहे हो, बच्चा उसमें और अपनी चीज़ों को रख देके और अच्छे से करके दिखाए। जैसे प्री प्राइमरी फर्स्ट स्टैंडर्ड करके हम एक सर्कल टाइम देते हैं फर्स्ट, तो उसमें बच्चे को हम ये कहते हैं कि सर्कल बनाते हैं और स्पॉन्ज बॉल होता है ना, वो हाथ में लेके उनको इमेजिन करना होता है कि वो जो बॉल है वो गर्म आलू है। क्या है? गर्म आलू। तो उनको इमेजिन करना होता है कि ये चीज़ गर्म है, अभी मैंने कोई गर्म चीज़ हाथ लगाई है। बच्चा क्या कर रहा है? क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, बच्चा जो है वो सोचता है हाँ हाँ कर रहा है, लेकिन मुझे सबसे अलग परफॉर्मेंस देनी, तो उसमें वो और अपने एक्शन दे देता है, वॉल्यूम दे देता है और नाटक करके दिखाता है। दैट इज देयर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। बच्चा सबके साथ कर रहा है मिलकर, कोलैबोरेशन। बच्चा अपने बारे में बोल रहा है, कम्युनिकेशन, राइट। तो टीचर्स कम्युनिकेशन भी जरूरी। जब मैंने कहा आपको कि बच्चा आंसर दे रहा है तो उसको रोकना नहीं है, दिस इज द रीजन, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन अगर रुक जाएगी तो वो आफ्टर अ टाइम अपनी बातों को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, सोशलाइज नहीं हो पाएगा, सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन नहीं रख पाएगा और अपनी चीज़ों से आफ्टर अ टाइम जब उसको मैच्योरिटी आती है वो ये सोचता है आई एम अलोन, नोबडी लाइक्स मी, और बच्चे को एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो सुसाइड केसेस है बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बच्चा अपनी बातें अपने अंदर रखता है और वो जाहिर नहीं कर पाता। देन कम्स आईटी स्किल्स, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ये हमने कोविड के बाद से बहुत अच्छे से सीखी है, राइट, कि एक इंटरनेट का यूज़ किस तरीके से अच्छे तरीकों में हो सकता है। देन फ्लिप्स लर्निंग होती है, तो ये चीज़ आपसे ही स्टार्ट होती है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी आपके और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से वे ऑफ बिहेव करते हो, कि आपको जाने के पहले बच्चा चुप हो जाए, अच्छा मेरी क्लास आने वाली है, कुछ नया सीखने मिलेगा, उससे ही बच्चा फ्लेक्सिबल और एडेप्टेबल होता है। लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको कोई काम दो, बच्चा उसको सीखे करना, तो ही बच्चे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि मुझे ये चीज़ें आती हैं। बच्चे के दिमाग में अगर आप ये चीज़ दे दो कि यू कैन बी अ गुड मॉनिटर, देन ओनली यू कैन बी अ गुड लीडर। उसके सेल्फ डायरेक्शन और इनिशिएटिव आ जाना, प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी आ गई। सोशल क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन, टीचर्स बच्चे की कम्युनिकेशन अच्छी होगी, बच्चा सबके साथ कोलैबोरेशन करेगा, ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाएगी। बच्चे को एक चीज़ दिमाग में लेना जरूरी है कि हर कोई इक्वल है, दे आर वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म, दे आर यूजिंग द सेम बुक्स, द टीचर्स आर द सेम फॉर द अदर स्टूडेंट एज वेल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिलीजन, कास्ट, कलर, कोई चीज़ का डिफरेंशिएशन नहीं है, नो जेंडर डिफरेंशिएशन, सब कोई इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा बीएड में सबने सीखी है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की थ्योरी। ये थ्योरी जो है बेंजामिन ब्लूम्स की बनाई हुई थ्योरी है। ये थ्योरी 6 स्टेप बेसिस थ्योरी है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो, क्वेश्चन पेपर बनाने का कोई मुझे रूल बताएगा? एक रूल फॉलो करते हैं क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। हमारा क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए रूल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसको भी हम मार्किंग के हिसाब से कैसे डिवाइड करते हैं? 20% उसमें वन ऑब्जेक्टिव टाइम 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर 5, इस प्रकार 20-40 वाला डिवाइड करते हैं, 20-40-20। हाँ। यस, वो इस थ्योरी के बेसिस पे ही 20-40-20 डिसाइड होता है। नीचे के लिए 20, बीच के लिए 40 है, नंबर के लिए लास्ट के लिए अगेन 60, सॉरी 20, 40 एंड 60। ठीक है, तो ये जो 6 स्टेप्स है इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नीचे के जो 3 लेवल है उसको हम लॉट्स कहते हैं और ऊपर के 3 लेवल को हम व्हाट्स कहते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। इसका बेसिक यूज हम जब क्लासरूम में करवा रहे हैं तो हम रेमेडियल क्लास के लिए भी यूज़ करते हैं। जो बच्चे रेमेडियल क्लास के लिए, जैसे अगर बच्चा 3 लेवल के 3 तरीके के क्वेश्चन का पेपर देगा, ठीक है, नीचे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अगर बच्चा लेस देन 3 मार्क्स ला रहा है, मतलब बच्चे को रेमेडियल क्लास की ज़रूरत है। रेमेडियल क्लास क्या होती है? जहाँ पे नॉर्मल क्लास से थोड़ा हटकर चीज़ों को समझाया जाता है। अगर बच्चा यहाँ पे 8 ला रहा है, मतलब बच्चे को रेमेडियल क्लास की ज़रूरत नहीं। फिर ऊपर के 3 लेवल का हम टेस्ट लेते हैं। जो बच्चा ऊपर के 3 लेवल में भी मोर देन 8 ला रहा है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाला बच्चा है, लेस देन 8 ला रहा है, तो उसको हमको मोटिवेट करना जरूरी है कि वो भी जो डिफिकल्ट पार्ट होता है, जैसे शॉर्ट नोट्स है, ब्रीफ है, बच्चे छोड़ देते हैं, तो खाली सिर्फ उतना ही करते हैं जितना वो पास हो सकते हैं। उन बच्चों को इंकरेज
ये नई थ्योरी है जिसको हम ना फॉलो करते हुए बच्चे इस चीज़ को अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएशन, मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ। Hello and welcome to Teachers in Education, Bloom's Taxonomy, explained for classroom educators. Now, before we begin, let's give some credit to Benjamin Bloom, who created the taxonomy. And this taxonomy was later revised by Lauren Anderson. Now, here's the question posed. Why should educators use Bloom's taxonomy? Well, Bloom's taxonomy helps educators develop critical thinking skills and higher order cognitive abilities in their students. The best education is one where students are challenged. Next, what purpose does Bloom's taxonomy serve for educators? To provide a framework or organization for classifying lesson objectives. Teachers can build their lessons through Bloom's taxonomy. For example, now let's specifically see how we can use Bloom's taxonomy. The first thing we want to do is consider the level of your students and the course level. A lesson for an algebra special education class will be different from an algebra advanced placement class. Aim to reach objectives for analyzing for remedial classes and evaluation for advanced placement classes. So, what are the levels of Bloom's taxonomy? The lowest level of cognitive rigor requires students to remember, apply, followed by analyze, followed by evaluate, and lastly, create. The highest level of cognitive rigor. Now, remember was first known as knowledge, but later revised. Similarly, understand was को comprehension बोलते हैं, apply और analyze and वैसे lastly, create in order और to create evaluation and evaluate were switched. Bloom's taxonomy is actually a hierarchy where students must first master the lower levels before mastering the higher levels. The lower levels are relatively simple levels, while the higher levels represent more complex cognitive rigor. The higher levels are more abstract as well. When utilizing Bloom's taxonomy as educators, descriptive verbs have been made available to help educators plan lessons. Verb tables have been created to align with levels of Bloom's. Arrange, describe, order, name, memorize. Those particular verbs are used to set objectives for remember level, explain, summarize, paraphrase, infer, discuss, are all aligned with understanding. Break down, calculate, model, subdivide, infer, are all aligned with analyze. Critique and judge are aligned with the evaluation level. And lastly, generate, plan, and produce are aligned to the top levels of cognition, which is creative. Now, to summarize what we have learned thus far, to develop critical thinking in students, educators use Bloom's descriptive verbs to write lesson objectives, which are aligned to different levels of Bloom's taxonomy. So, thank you for watching this video, and I would really appreciate it. अब इसके अलावा है आर्ट इंटीग्रेशन बेसिकली टीचर्स जब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की तो पहले सबके दिमाग में था साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। आर्ट, क्राफ्ट, पीटी, ये सारे जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, बट नो, जितने इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट है उतने ही इम्पोर्टेंट ड्राइंग, क्राफ्ट, पीटी है, क्योंकि जो बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है या जो बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है उस बच्चे को बेचारे को हफ्ते में एक ही दिन मिलता है जब वो अपनी चीज़ों को सीख सकता है और वो भी टीचर्स
और वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने आप इम्पोर्टेंट है। पहले बोला जाता था ना रेट का एक्स्ट्रा है, इवन दे दैट टीचर फील बैड कि उनको एक्स्ट्रा काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जब आपके प्रोजेक्ट बनते हैं तो वही टीचर्स की जो क्वालिटी है काम आती है, वही टीचर्स ने जो क्राफ्ट और ड्राइंग सिखाया है वही आप अपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करवाते हो, है ना। जब साइंस के मैथ्स के प्रोजेक्ट बनाते हैं बच्चे तो कलर पेपर करते हैं, दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट। तो इसीलिए जो पेपर उसमें हम शो कर सकते हैं उसको शो करने के लिए आपको आर्ट एंड डेकोरेशन का एक इम्पोर्टेंस दिया गया है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपका पेपर है जो मैंने कहा था पीछे की साइड यूज़ नहीं करनी है, अब वो यूज़ करनी है। अभी आपके पास फिलहाल कलर इंतज़ाम नहीं हो पाया तो अभी पेन है तो आपको सिर्फ 2 मिनट, ठीक है, करना ये है या तो पिकॉक बनाना है या तो बटरफ्लाई बनाना है, पर इजी बनाना है। यू हैव टू टेक अ प्रिंट ऑफ योर हैंड, आपको आपका हैंड प्रिंट बनाना है। बटरफ्लाई बना रहे हो तो दोनों हाथ यूज़ कर सकते हो, उसके बेस पे आपको बटरफ्लाई या पिकॉक बनानी है। इसका मतलब ये नहीं कि हैंड प्रिंट बना दिया और उसके बीच में बना दिया, नो, मेहंदी नहीं बना रहे, ठीक है। ये आपका क्या है, बेस है। इसमें आप अगर 2 हाथ यूज़ करके बटरफ्लाई बना दो, 1 हाथ यूज़ करके आप पिकॉक का सर या जो भी है पंख जैसे भी है वो बना के 2 ही मिनट आपके